एक राज्य था जहां एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। राजा देखने में अत्यंत बलशाली था और विद्या बुद्धि में भी सबसे आगे था। वह न केवल अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करता था, बल्कि अपने शत्रुओं को भी बुद्धिमानी से समझकर उचित निर्णय लेता था। राजा का एक विशेष गुण था, वह पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं की भाषा समझ सकता था। वह चिड़ियों और जानवरों से बातें भी करता था, क्योंकि उसे उनकी भाषा का ज्ञान था। यही बात उसे सबसे विशेष बनाती थी और इसी कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजमहल में राजा अनेक नौकरों के साथ रहता था। उन्हीं में से एक नौकर था चंपक। राजा को चंपक बहुत पसंद था और उसकी ईमानदारी के कारण वे उसे अत्यधिक प्रेम और विश्वास देते थे। चंपक भी बहुत ही अच्छा और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा राजा को खुश देखना चाहता था। लेकिन जब से राजा ने पशु पक्षियों की भाषा समझनी शुरू की थी, चंपक सोच में पड़ गया था कि राजा ऐसा क्या करते हैं जिससे वे इन जीवों की बातें समझ पाते हैं। हमेशा की तरह राजा हर 2 दिन के अंतराल में एक कोठरी में बैठते थे। उस समय चंपक रसोई घर से एक ढका हुआ पात्र लेकर राजा के पास जाता था। राजा सभी को बाहर निकालकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर उस भोजन को ग्रहण करते थे। किसी को यह झात नहीं था कि उस पात्र में कैसा और क्या भोजन होता था। इसे केवल मुख्य रसोइया जानता था। यहां तक कि रानी और मंत्री भी इस रहस्य से अनजान थे। कुछ बरस इसी तरह बीत गए। सभी लोग अपने राजा को भगवान समझकर बस उसकी ओर निहारते रहते थे। लेकिन चंपक को हमेशा यह सवाल सताता था कि आखिरकार राजा को खाने में क्या परोसा जाता है। एक दिन वह इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने सोचा कि चुपके से पत्र में क्या है यह देख लेगा और किसी को इसकी खबर भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने एक उपाय निकाला। राजा हमेशा की तरह दोपहर में कठरी में आकर बैठा और चंपक को आदेश दिया, खाना लेकर आओ। चंपक राजा का आदेश मानते हुए रसोई घर गया और वह पत्र ले आया जिसमें राजा का भोजन ढका हुआ था। रास्ते में आते समय उसने इधर उधर देखा और चुपके से पत्र का ढक्कन खोल दिया। उसने देखा कि उसमें सफेद मांस था जो देखने में अद्भुत और अनोखा लग रहा था। शायद इसी वजह से इसे राजा के पास छिपाकर लाया जाता था ताकि किसी और को इसके बारे में पता न चले। चंपक ने वह मांस चख लिया, लेकिन उसे उसमें कोई विशेष स्वाद महसूस नहीं हुआ। उसे यह समझ नहीं आया कि इसमें ऐसी क्या खास बात है जो राजा इसे सबसे छिपाकर खाते हैं। वह पत्र में रखा खाना राजा के पास ले गया और फिर अपने कमरे में चला गया। राजा हमेशा की तरह अपने भोजन को सबसे छुपाकर खाने लगा। चंपक अपने कमरे में लेटकर सोचने लगा, इस भोजन में ऐसा क्या है जो राजा इसे इतने गुप्त तरीके से खाते हैं। तभी उसने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, सिर्फ इतना तिनका है, इससे कौन सा घोंसला बन सकता है और तिनकों की जरूरत है। चंपक ने आश्चर्य से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने ऊपर की ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि 2 चिड़ियां घोंसला बना रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। तभी चंपक को अचानक एहसास हुआ कि वह उनकी बातें समझ पा रहा है। यह देखकर वह चौंक गया। क्या उसे भी चिड़ियों की भाषा समझ में आने लगी थी? तभी उसे राजा के रहस्य का भान हुआ। यह कोई साधारण मांस नहीं था, बल्कि उसी मांस को खाने के कारण राजा पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। आश्चर्य और उत्साह में चंपक ने भी चुपके से वह मांस खा लिया और अब वह भी पशु पक्षियों की भाषा समझने लगा। खुशी से वह नाच उठा। अब वह भी राजा की तरह चिड़ियों और जानवरों की बातों को समझ सकता था। कुछ दिन बीत गए। चंपक चुपके से वही मांस खाता रहा और कोई भी इस रहस्य को नहीं जान सका। चंपक राजा का बहुत विश्वास पात्र और प्रिय सेवक था। वह महल में कहीं भी आ जा सकता था और सभी उसे बहुत मानते थे। लेकिन किसी को यह भनक तक नहीं थी कि अब चंपक भी पशु पक्षियों की भाषा समझने लगा है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन महल में हड़कंप मच गया। राजकुमारी की हीरे मोती जड़ी अनमोल अंगूठी कहीं गुम हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह चोरी हो गई या कहीं खो गई थी। वह अंगूठी राजकुमारी की सबसे प्रिय वस्तु थी और वह किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहती थी। वह रोते हुए अपने पिता राजा के पास गई और पूरी बात बताई। राजा ने जब यह सुना
तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी की प्रिय और बहुमूल्य अंगूठी के खो जाने से वह बहुत दुखी भी हुआ। महल के चारों ओर हर जगह खोजबीन की गई, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर सभी नौकरों और सिपाहियों की तलाशी ली गई, मगर किसी के पास भी अंगूठी नहीं थी। तभी किसी ने आकर राजा से कहा, महाराज, हो सकता है कि वह अंगूठी चंपक के पास हो। वह पूरे महल में घूमता रहता है और हर चीज की जानकारी रखता है। अंगूठी बहुत कीमती है, शायद उसने इसे चुरा लिया हो। आपको उससे पूछना चाहिए। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोले, तुम यह क्या कह रहे हो? चंपक तो मेरा विश्वास पात्र सेवक है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर सोचकर बोले, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे उससे अवश्य पूछना चाहिए। राजा ने तुरंत चंपक को दरबार में बुलाया और कहा, चंपक, राजकुमारी की बहुमूल्य अंगूठी चोरी हो गई है। क्या तुम्हें पता है कि वह अंगूठी कहाँ है? चंपक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मुझे नहीं पता। मैं कैसे जान सकता हूं कि राजकुमारी की अंगूठी कहाँ है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पूरे महल में घूमते रहते हो, तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए। अगर तुम हर चीज की जानकारी नहीं रख सकते तो तुम मेरे विश्वास पात्र कैसे हो सकते हो? फिर राजा ने चेतावनी दी, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिनों के भीतर अंगूठी खोज कर लाओ और चोर को पकड़ो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा और वह बहुत भयानक और डरावना होगा। राजा की यह बात सुनकर चंपक भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं तो मैं 3 दिनों के भीतर आपकी राजकुमारी की अंगूठी खोज कर ले आऊंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। चंपक का मन बहुत व्यथित था। वह तो सच्चा और ईमानदार था, लेकिन बिना किसी अपराध के उसे चोर ठहराने के लिए सभी तैयार थे। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया और अपने कमरे में जाकर अकेला बैठ गया। कुछ देर बाद उदास मन से वह महल के पास स्थित सुंदर तालाब के किनारे जा बैठा। वहां बैठने की एक जगह थी जहां से तालाब का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। तालाब में सुंदर कमल खिले हुए थे और बहुत सारे हंस तथा जंगली बत्तखें खेल रही थीं। चंपक चुपचाप वहां बैठकर सोचने लगा। तभी उसने सुना कि एक बत्तख दूसरी बत्तख से कह रही थी, मैं बहुत चिंतित हूं और एक बड़ी समस्या में फंस गई हूं। दूसरी बत्तख ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर पहले हंस ने कहा, कल मैंने देखा कि राजकुमारी अपने दासियों के साथ यहां स्नान करने आई थी। स्नान करते समय उसकी प्रिय सोने की अंगूठी पानी में गिर गई, लेकिन राजकुमारी को इसका पता नहीं चला और न ही किसी और ने इसे देखा। वे सब स्नान करके वहां से चली गईं। मैंने जब उस अंगूठी को देखा तो उसे एक छोटा जीव समझकर निगल लिया, लेकिन वह कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि सोने की अंगूठी थी। अब वह मेरे पेट में अटक गई है और मुझे असहनीय कष्ट दे रही है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं। दूसरे हंस ने चिंता जताते हुए कहा, यह तो सच में बहुत बुरा हुआ, हमें कोई समाधान खोजना होगा। चंपक ने जब यह सब सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे पता चल गया था कि राजकुमारी की खोई हुई अंगूठी इस हंस के पेट में है, जबकि राजा उसे चोर समझ रहे हैं। वह तुरंत तालाब के पास गया और उस हंस को पकड़कर राजा के पास ले आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपने बिना सत्य जाने मुझ पर दोष लगा दिया। यह हंस ही आपकी राजकुमारी की सोने की अंगूठी निगल गया था। फिर उसने पूरी घटना बताई। जब राजकुमारी स्नान कर रही थी तब उसकी अंगूठी पानी में गिर गई थी और इस हंस ने गलती से उसे निगल लिया, लेकिन आपने सच्चाई को न देखकर मनमाने ढंग से मुझे दोषी ठहरा दिया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इस हंस को मारकर देखो कि क्या सच में इसके पेट में राजकुमारी की अंगूठी है। जैसे ही सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया, सचमुच हंस के पेट से राजकुमारी की प्रिय सोने की अंगूठी बाहर निकल आई। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। राजकुमारी अपनी अंगूठी वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने चंपक का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपनी प्रिय अंगूठी दोबारा पा सकी, धन्यवाद। राजा ने जब यह सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बहुत लज्जित हो गए। दूसरों की बातों में आकर
अपने विश्वास से पत्र पर संदेह करने के कारण राजा को बहुत शर्म आ रही थी। उसने चंपक से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने सच्चाई जाने बिना तुम पर संदेह किया। अब तुम जो चाहो वह मुझसे मांग सकते हो, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। यह सुनकर चंपक ने कहा, महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, लेकिन यदि आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक घोड़ा और कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए। मैं बचपन से ही आपके पास रह रहा हूं और कभी बाहर नहीं गया। अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा बाहर भ्रमण करके आना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सुंदर और तेज घोड़ा देता हूं, साथ ही कुछ सिक्के भी, ताकि तुम अपने सफर में कोई परेशानी न महसूस करो, लेकिन जल्दी लौट आना। यह कहकर राजा ने चंपक को एक शानदार घोड़ा और कुछ सोने के सिक्के दिए। चंपक ने राजा को प्रणाम किया और खुशी खुशी राजभ्रमण के लिए निकल पड़ा। पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए वह बहुत प्रसन्न था। अब तक उसने कभी अपने राज्य के बाहर कदम नहीं रखा था, इसीलिए यह सफर उसके लिए बहुत खास था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे अपने पैरों के पास से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, हमें बचाइए, हमारी मदद करिए, नहीं तो हम अभी मर जाएंगे। चंपक ने तुरंत घोड़े को रोका और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि जमीन पर बहुत सारी चींटियां फंसी हुई थीं। चंपक ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर उसने उन चींटियों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां वे आराम से रह सकती थीं। चींटियां खुश होकर बोलीं, धन्यवाद चंपक, तुमने हमारी जान बचाई। अगर तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। चींटियों की बात सुनकर चंपक प्रसन्न हो गया। उसने उनसे मित्रता कर ली और फिर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही चंपक को एक तालाब के पास से आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसने तुरंत तालाब की ओर देखा तो पाया कि एक बड़ी मछली पानी में फंसी हुई थी। उसके शरीर में एक नुकीला कांटा चुभा हुआ था, जिससे वह दर्द से तड़प रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी। यह देख चंपक को बहुत दुख हुआ। उसने जल्दी से मछली के शरीर से कांटा निकाल दिया। मछली राहत महसूस कर बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, तुम जैसे दयालु इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूं। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे याद करना, मैं जहां तक संभव होगा तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चंपक ने मछली से मित्रता कर ली और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वह सफर से थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। अचानक उसने ऊपर से किसी की रोने की आवाज सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? हमारे बच्चे अब जरूर मर जाएंगे। यह सुनकर चंपक ने ऊपर देखा और पाया कि दो छोटे कौए अपने घोंसले में सहमे हुए बैठे थे। उनके माता पिता खाना लाने के लिए गए थे, लेकिन एक बड़ा सांप घोंसले की ओर बढ़ रहा था और उन्हें खाने ही वाला था। यह दृश्य देखकर चंपक को बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सांप को मार गिराया। जब बड़े कौए लौटे और अपने बच्चों को सही सलामत देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने चंपक से कहा, तुमने हमारे बच्चों को बचाया है। अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। चंपक ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कौओं से मित्रता कर ली और अपने सफर पर आगे बढ़ गया। चलते चलते चंपक एक नए नगर में पहुंचा। यह नगर बहुत ही विचित्र था। जैसे ही वह नगर में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक विशाल स्तंभ खड़ा था, जिस पर कई राजा महाराजाओं के कटे हुए सिर टंगे हुए थे। यह भयावह दृश्य देखकर चंपक हैरान रह गया। उसने वहां मौजूद लोगों से पूछा, यह सब क्या है? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। हमारी राजकुमारी अपार सुंदरता की धनी है, लेकिन उतनी ही निर्दयी और कठोर भी। अब वह विवाह योग्य हो चुकी है और कई राजा एवं राजकुमार उससे विवाह करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वह हर आगंतुक से एक शर्त रखती है। यदि कोई उसके दिए हुए 3 कार्य पूरे कर ले तो ही वह उससे विवाह करेगी। यदि कोई असफल होता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता है। चंपक ने हैरानी से पूछा,
क्या किसी ने अब तक ये कार्य पूरे नहीं किए? व्यक्ति ने दुखी स्वर में कहा, नहीं, अब तक जितने भी राजा और राजकुमार यहां आए वे सभी असफल रहे, इसलिए उनके सिर इस स्तंभ पर टंगे हुए हैं। चंपक यह सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने निश्चय किया कि वह भी राजकुमारी से विवाह करने का प्रयास करेगा। वह राजा के पास पहुंचा और बोला, मुझे राजकुमारी से विवाह करना है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, पहले तुम यह तय कर लो कि राजकुमारी जो भी कार्य देगी उसे पूरा करना ही होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारा सिर भी अन्य राजाओं और राजकुमारों की तरह इस स्तंभ पर टांग दिया जाएगा। चंपक आत्मविश्वास से बोला, मैंने सब कुछ सोच समझकर यह निर्णय लिया है। मैं अवश्य राजकुमारी से विवाह करूंगा। राजा ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, ठीक है, यदि तुम्हारा निश्चय अटल है तो हम राजकुमारी को बुलाते हैं। जल्द ही राजकुमारी को वहां बुलाया गया और उसे चंपक के बारे में बताया गया। लेकिन जब राजकुमारी ने चंपक को देखा तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजमहल में चंपक को यथोचित सम्मान मिला। उसे स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। धीरे धीरे संध्या हो गई और जैसे ही रात होने लगी, 2 सिपाही आए और उसे एक विशेष कमरे में ले गए। कमरे के अंदर चंपक ने देखा कि वहां तिल और सरसों के ढेर आपस में मिले हुए थे। ये देखकर वह हैरान रह गया। वहां पहले से ही राजकुमारी मौजूद थी। उसने चंपक को गंभीर स्वर में कहा, इस कमरे में तिल और सरसों के दाने आपस में मिले हुए हैं। तुम्हें इन्हें एक ही रात में अलग करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह कहकर राजकुमारी वहां से चली गई। चंपक यह सुनकर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, इतने छोटे छोटे दानों को कैसे अलग किया जा सकता है? यह असंभव सा लग रहा है। फिर अचानक उसे अपनी चींटी मित्रों की याद आई। उसने सोचा, क्या वे मेरी पुकार सुनेंगे? क्या वे मेरी मदद करेंगे? सभी लोग कमरे से चले गए तो चंपक ने धीमे स्वर में चींटियों को पुकारा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आवाज सुनते ही हजारों चींटियां कमरे में आ गईं और बोलीं, क्या हुआ मित्र? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। चंपक ने उन्हें अपनी कठिनाई के बारे में बताया। चींटियां मुस्कुराईं और बोलीं, बस इतनी सी समस्या, इसे हम अभी हल कर देंगे। इतना कहकर वे झटपट काम में जुट गईं। कुछ ही देर में उन्होंने तिल और सरसों के दाने अलग अलग कर दिए। यह देखकर चंपक बहुत खुश हुआ। उसने चींटियों को धन्यवाद दिया और वे सब वहां से चली गईं। अब चंपक आश्वस्त था कि वह पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। सुबह हुई तो राजकुमारी 2 सिपाहियों के साथ कमरे में आई। जब उसने देखा कि तिल और सरसों के दाने पूरी तरह से अलग अलग कर दिए गए हैं तो वह आश्चर्यचकित रह गई। यह कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन अपने गर्व के कारण इसे जाहिर नहीं किया। शाम होते ही चंपक को फिर से स्वादिष्ट भोजन दिया गया। फिर सिपाही उसे एक विशाल समुद्र के किनारे ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी एक सोने की अंगूठी इस समुद्र में गिर गई है। अगर तुम इसे वापस नहीं ला सके तो कल सुबह तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह कहकर वह वहां से चली गई। चंपक फिर से चिंता में पड़ गया। इतने विशाल समुद्र में इतनी छोटी सी अंगूठी को ढूंढना असंभव है। अब क्या करूं? तभी उसे उस मछली की याद आई जिसे उसने बचाया था। उसने सोचा, क्या वह मेरी मदद करेगी? फिर उसने मछली को पुकारा। अचरज की बात थी कि मछली तुरंत समुद्र से निकलकर उसके सामने आ गई और बोली, मित्र, तुम परेशान लग रहे हो। क्या समस्या है? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चंपक ने उसे पूरी बात बता दी। मछली मुस्कुराई और बोली, अगर यही समस्या है तो चिंता मत करो। इतना कहकर उसने एक डुबकी लगाई और कुछ ही क्षणों में सोने की अंगूठी लेकर वापस आ गई। चंपक यह देखकर मछली ने कहा, अत्यंत प्रसन्न हुआ। जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहकर मछली पानी में समा गई। चंपक की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुबह हुई। जब राजकुमारी ने चंपक के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो वह दंग रह गई। उसने संदेहपूर्ण स्वर में कहा, तो तुमने 2 कार्य पूरे कर लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सभी कार्य कर सकते हो।
तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब भी बाकी है। उसने दूर स्थित एक विशाल पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, वहां वह ऊंचा सीधा पहाड़ है जिस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता। जैसे ही कोई चढ़ने की कोशिश करेगा वह नीचे गिर जाएगा। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुलाब का पेड़ है। अगर तुम आज रात के भीतर उस पेड़ से गुलाब का फूल लेकर मेरे पास नहीं आए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह कहकर राजकुमारी वहां से चली गई। अब चंपक बेहद चिंतित हो गया। इतने ऊंचे और खड़े पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। मैं यह कार्य कैसे पूरा करूंगा? तभी उसे उन पक्षियों की याद आई जिनके बच्चों को उसने सांप से बचाया था। उसने आसमान की ओर देखा और उन पक्षियों को पुकारा। कुछ ही पलों में वे पक्षी उड़ते हुए उसके सामने आ गए और बोले, मित्र, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? चंपक ने उन्हें पूरी बात बताई। वे बोले, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की थी। यह हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हारी मदद करें। तुम यहीं प्रतीक्षा करो, हम अभी गुलाब का फूल लेकर आते हैं। पक्षी पहाड़ की ओर उड़ गए और कुछ ही देर में वे सुंदर नीले गुलाब के फूल लेकर लौट आए। यह देखकर चंपक बहुत खुश हुआ और बोला, मैं तुम सबका सदा आभारी रहूंगा। हमारी मित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। पक्षियों ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चय ही मित्र, और फिर वे उड़कर चले गए। चंपक नीले गुलाब का फूल लेकर राजमहल पहुंचा। जब राजकुमारी, राजा और दरबारियों ने यह देखा तो सब आश्चर्य में पड़ गए। राजा तो कुछ बोल ही नहीं पाए और राजकुमारी भी चुप रह गई। उसकी सभी शर्तें पूरी हो चुकी थीं। अब उसके पास विवाह के लिए मना करने का कोई कारण नहीं था। राजकुमारी ने विवाह के लिए सहमति दे दी। पूरे राज्य में भव्य समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से चंपक और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह में चींटियां, मछली और पक्षी भी आनंद मना रहे थे। राजा की केवल एक ही संतान थी, राजकुमारी। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए विवाह के बाद राजा ने चंपक को राजगद्दी सौंप दी। इस तरह चंपक राजा बन गया और न्यायपूर्वक शासन करने लगा। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि चंपक पशु पक्षियों की भाषा समझता था और उसने सच्चे मित्र बनाए थे। इसलिए हमें भी सच्ची मित्रता निभानी चाहिए और हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हमें सफलता की राह दिखाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी?